चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों ने मेटल के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया है। साथ में मैंने ये भी पढ़ा दिया है कि कोई भी एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों कोई केमिकल कंपाउंड बनता है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी एग्जैक्टली? मेटलर्जी, मेटल्स हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? हम लोग गोल्ड पहनते हैं या आयरन आता है, कॉपर आता है, ये जितने भी सारे मेटल्स हैं वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? वो मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और अर्थ क्रस्ट से उन सारे मिनरल्स को निकाल के उन्हें अलग अलग प्रोसेस के द्वारा रिफाइन किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि एक मेटल निकलता है, और आज के इस वीडियो में मैं उन सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी। तो देखते जाइए, सीखते जाइए आखिर ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कैसे होते हैं ना। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि मेटल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, क्लियर। और अर्थ क्रस्ट में आइदर ये फ्री स्टेट पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, क्लियर। जैसे बहुत सारे जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स इट मींस आपका जैसे प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही नीचे आते हैं। ये लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए ये किसी और अदर एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं। और नेचर में गोल्ड एज इट इज गोल्ड के फॉर्म में पाया जाता है, प्लैटिनम एज इट इज प्लैटिनम के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ये फ्री स्टेट में कहलाते हैं। बट जो जनरल मेटल्स होते हैं जिससे मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंपाउंड स्टेट मींस कि वो मेटल किसी एलिमेंट के साथ मिलके या किसी आयन के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लिया सोडियम है, वो नेचर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl एंड सो ऑन। तो यदि वो मेटल कोई कंपाउंड बना के है, उसे कंपाउंड स्टेट में कहते हैं। तो पहला क्या था कि मेटल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में या तो वो फ्री स्टेट में पाया जाता है या कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है। इन सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म, 3 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को इसमें पढ़ना है, और ये तीनों का डेफिनेशन अक्सर आता है एग्जाम में, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। नाउ मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि कहाँ पाया जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में, हमारी धरती के नीचे, हमारी धरती की मिट्टी में, इट मींस अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और जिसमें मेटल्स मौजूद रहते हैं। मेटल्स आइदर मौजूद रहे या उस मेटल का कंपाउंड उसमें मौजूद रहे। तो उन सारे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिनरल्स। यानी मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और उसमें या तो मेटल पाया जाता है या उस मेटल का कंपाउंड पाया जाता है, उसे ही हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ओर्स, सेकंड वन इज ओर्स। ओर्स वो मिनरल होते हैं, यानी ओर क्या है? ओर एक तरह का मिनरल ही है, बट वैसा मिनरल है जिससे वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स इकोनॉमिकली, क्लियर। वैसे मिनरल्स को ओर कहते हैं। लेट अस सपोज कहीं से मिनरल मिला, हम लोग क्या किए, अपना मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसे जो कि अब हम लोग अभी और इसके बाद वाले वीडियोस में देखेंगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोगों ने उससे मेटल निकाला। तो मेटल जितना निकला या उस मेटल को हम लोगों ने बेचा। मेटल्स आखिर क्यों निकालेंगे? नेचुरली प्रॉफिट के लिए निकालेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए निकालेंगे, पैसा कमाने के लिए निकालेंगे। तो ये मिनरल से हम लोगों ने जो मेटल निकाला, ठीक है,
तो उसके एक्सट्रैक्शन में जितना खर्च हुआ उसकी तुलना में बहुत ही कम हम लोगों ने उस मेटल को बेच के पैसा कमाया, तो यहाँ तो हमें घाटा लग गया, ठीक है। लेकिन और भी मिनरल ही है, बट इसमें मेटल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जिससे हम लोग मेटल्स को इकोनॉमिकली एंड इजीली निकालते हैं। इट मीन्स कि ओर में से जब मेटल निकाला जाता है तो वो इतनी मात्रा में निकल जाता है कि हमें प्रॉफिट हो, जिससे हम लोग अच्छे से पैसा कमाएं और हमें प्रॉफिट हो। क्लियर? तो मिनरल एंड ओर बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम होते हैं। अंतर क्या है कि सारे के सारे ओर मिनरल होते हैं, बट सारे के सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं, क्योंकि ओर तो मिनरल ही है जिससे हम लोग आसानी से इकोनॉमिकली पैसा भी कमा सकते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। बट मिनरल्स, अगर कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जिससे मेटल निकाल लेंगे, बट वहां पे हम लोग को लॉस फेस करना पड़ेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ना। द थर्ड टर्म इज गैंग। अब देखिए, हम लोग जहाँ पे गैंग की बात आती है तो नेचुरली हम लोग अपने कॉलोनी वगैरह में क्या देखते हैं कि भाई गैंग के नाम से हम लोग कुछ बैड पीपल्स को ही याद करते हैं। क्लियर? ऐसे एक्चुअली गैंग का ये मतलब होता नहीं है। तो गैंग यानी अ ग्रुप ऑफ बैड पीपल्स, यहाँ पर हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। बिल्कुल वही यहाँ पर भी गैंग का है। जो भी मिनरल्स या जो भी ओर्स निकाले जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो मिले ही रहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज मिले रहते हैं। अब वो इम्प्योरिटीज क्या हो सकते हैं? सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, मीका हो सकता है, कोई अदर केमिकल्स हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज, वो गंदगी जो ओर्स में या मिनरल्स में मिले होते हैं, उसे ही हम लोग गैंग कहते हैं। एंड इस तरह से आप लोगों का मिनरल, ओर एंड गैंग, ये तीनों टर्म क्लियर हो गया। और इन तीनों का डेफिनेशंस एग्जैक्टली एज इट इज एग्जाम में आता है। उसके बाद वाले टॉपिक में मैंने बताया है लिस्ट ऑफ सम ओर्स। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ 3 लिखा है, मेरे नोट्स में और भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को कौन सा मेटल के ओर का क्या नाम है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसका केमिकल नेम क्या है, ये याद रखना है। ये 1 वर्ड्स क्वेश्चन में आता है। जैसे सोडियम एक मेटल है, इसके ओर का नाम है रॉक सॉल्ट, ये आपको याद रखना है। इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला NaCl, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। अब आप लोग तो तेज हो चुके हैं, बहुत तेज बच्चे हैं, आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली कर लेंगे। एल्युमिनियम का जो ओर है जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसका नाम है बॉक्साइट। इसका केमिकल फॉर्मूला बॉक्साइट का है Al2O3 2H2O एंड इट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको इसका नाम भी याद कर लेना है, ये मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। कॉपर का जनरली 2 ओर यूज किया जाता है, क्यूप्राइट, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड एंड कॉपर ग्लैंस यानी कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरह से और भी मैंने अपने नोट्स में दिए हैं, तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल याद कर लेना होगा। अब हम लोगों को मेन जो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, मेन तो सारे होते हैं बच्चे, बट इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। ओर से जिस भी प्रोसेस के द्वारा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे ही हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। क्लियर? तो ये मैंने एक टेबल बना रखा है और ये टेबल मैंने नोट्स में भी डाल दिया है। यदि आप लोग ये टेबल याद रखते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। तो मैं तो फिलहाल ये टेबल समझा रही हूँ, बट मैं उसके हर एक स्टेप को अलग अलग भी समझाऊंगी। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं पहले टेबल को समझना। मेटलर्जी इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। इट मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? ओर लिया। अब ओर में तो गैंग मिले हुए हैं, यानी इम्प्योरिटीज मिली हुई है। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि भाई जो ओर हमने लिया है जिसमें मिट्टी, सैंड या मीका या कोई अलग तरह के केमिकल्स उसमें मिले हुए हैं,
तो पहले तो उसे अलग हटा लिया जाए ताकि हमारा और 100% प्योर हमें मिल जाए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर में मौजूद गैंग को रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में उस प्रोसेस का डिटेल नहीं दिया है, परंतु फिर भी मैं इस टेबल को समझाने के बाद 2-3 प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो बच्चे आगे और मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले कोचिंग क्लासेस में जाते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाय द वे कोई बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल अभी मैं टेबल समझा दूं। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन एंड इनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हम लोग गैंग जो मौजूद रहता है ओर के अंदर उसे हम लोग रिमूव करते हैं बाय वेरियस मेथड्स। उसके बाद अब हमारा क्या हुआ, 100% प्योर ओर हमारे पास आ गया। अब उस ओर से हमें निकालना क्या है, मेटल्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। क्लियर। अब यहाँ पे आती है मेटल की बारी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम सभी ने पढ़ रखा है। तो रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 हाई रिएक्टिव मेटल्स, नंबर 2 मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड नंबर 3 लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर। और इन तीनों से मेटल्स को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इनके ओर की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। क्लियर। और यदि 1 वर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ओर से मेटल, क्लियर, ओर से मेटल किस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, तो हर किसी में आपका जो प्रोसेस होगा वो मेन प्रोसेस होगा रिडक्शन। आप इसे याद रखिएगा, ये 1 वर्ड क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि बाय विच प्रोसेस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। क्लियर। तो आपका 1 वर्ड में आंसर आएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि हाई रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स में किस तरह से हम लोग उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय दिस डायग्राम। हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक उसे माना जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब इसके जो ओर होते हैं जनरली वो ओर या तो इसके क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या तो इसके ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह के ओर में ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला हाई रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर होते हैं जनरली वो क्लोराइड या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, और इसमें हम लोग करवाते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी, फिलहाल इस टेबल पे मैं इतना ही समझा रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। मोल्टेन ओर इट मींस पिघला हुआ ओर में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्योर मेटल मिलता है। यहाँ पर रिफाइनिंग के लिए जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो मेटल हमें मिलता है वो प्योर मेटल मिलता है। कैसे मिलता है जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सेकंड इज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को जिंक, आयरन, टीन एंड लीड, इन चारों को माना जाता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। जनरली ये जो भी मेटल्स हैं या तो ये अपने कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं या सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो जिंक कार्बोनेट या तो जिंक सल्फाइड, इस तरह से ये पाए जाते हैं। यदि कार्बोनेट के फॉर्म में पाए गए तो हम लोग उसका कैल्सिनेशन करवाते हैं। कैल्सिनेशन इट मींस उसे हम लोग हीट करवाते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करवाते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं हो। क्लियर। और यदि सल्फाइड ओर होता है उसका हम लोग रोस्टिंग करवाते हैं। तो रोस्टिंग में भी हम लोग हीट करवाते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है। इन सब का डिटेल मैं भी आपको समझाऊंगी। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के प्रोसेस के द्वारा हमें मिला ऑक्साइड ऑफ मेटल।
यानी जो मेटल अपने कार्बोनेट या सल्फाइड ओर के फॉर्म में था वो अब अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। चूंकि ऑक्साइड से रिडक्शन करवाना हमारा आसान होता है तो हम लोग इसका रिडक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग कार्बन या कोक और बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, और उसके बाद इससे जो हमारा मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिफाइनिंग। क्लियर। थर्ड कैटेगरी इज लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मर्क्यूरी एंड कॉपर, जिन्हें निकाला जाता है। बाकी हमारा जो गोल्ड एंड प्लैटिनम है वो तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये जनरली अपने सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, और चूंकि सल्फाइड है हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था, मॉडरेट में भी पढ़ा था कि उसका रोस्टिंग करवाएंगे। जब रोस्टिंग करवाएंगे तो वहां पे फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि इसका रिडक्शन करवाया जाए, ये स्वयं ये जो मेटल निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, और यहाँ पर भी इम्प्योर मेटल रहता है जिसकी रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका डिटेल मेथड पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम लोग गैंग निकालते थे अपने ओर से, और ये डिफरेंट मेथड से किया जाता है, जिसमें मेन 3 मेथड्स हैं, फ्रोथ, फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसका डिटेल आप लोगों को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा गैंग का क्या क्वालिटी है और हमारे ओर का क्या क्वालिटी है। जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसमें किया जाता है, सल्फाइड ओर। यदि ओर हमारा सल्फाइड और उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है, और इसमें हम लोग यूज करते हैं पाइन वायल। जनरली क्या होता है कि जो गैंग रहते हैं वो इसमें क्या किया जाता है कि पानी और ये तेल, पाइन वायल दोनों को मिला करके, और ये खूब तेजी से इसे चलाया जाता है, एजिटेट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वायल में जो सल्फाइड ओर है वो चिपक जाता है और वो उसके झाग में ऊपर की तरफ आ जाता है। पानी में जो हमारा गैंग यानी जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो मिल जाती है, फिर इसे निकाल करके हम लोग इस ओर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाय द वे डिटेल आप लोग को नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ हम लोगों ने मैग्नेट यूज किया है। अगर मैग्नेट यूज किया है तो नेचुरली यहाँ पर आयरन ओर ही होगा। ठीक है, इसमें एक इस तरह से बेल्ट पुली पे बांध दिया जाता है, और ये जो व्हील होते हैं पुली के वो मैग्नेट के बने होते हैं, और इस पर हम लोग ये कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। इस पर जब हम लोग ओर डालते हैं तो गैंग तो अलग गिर जाते हैं, बट ओर जो है वो ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण वो थोड़ा इधर गिरता है और हम लोग ओर को इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ऐसे और भी होते हैं बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक वॉशिंग ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा गैंग पार्टिकल्स लाइटर होता है, और इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से जिगजैग एक बेल्ट बना रहता है, काफी स्पीड में इसमें पानी को हम लोग फ्लो करवाते हैं और साथ में अपने ओर को यहाँ से डालते हैं। गैंग चूंकि लाइटर है तो पानी से बह के ये बाहर चला जाता है, और मेटल के ओर जो होते हैं वो हैवी होने के कारण इस गड्ढे में ये जो हमारा पिट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे वो ट्रैप कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ओर को और गैंग को अलग कर लेते हैं। ये था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी अब हम लोगों को प्योर ओर मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उस ओर से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हम लोगों ने मेटल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। तो हम लोग उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ाने जा रही हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड, यानी किसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, रॉक सॉल्ट का, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन, और ये मैंने पहले भी कहा था कि ओर से मेटल्स किस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मॉल्टेन ओर। यहाँ हम लोग मॉल्टेन ओर यूज करते हैं और मैं ये भी बताऊंगी कि मॉल्टेन ओर ही क्यों यूज करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके प्रोसेस को आपको समझाने जा रही हूँ। इस तरह से हम लोग करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया है, क्लियर। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमारे जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे जोड़ा जाता है जिस इलेक्ट्रोड को उसे हम लोग कहते हैं एनोड। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का जो हम लोगों ने यूज किया है वो है मॉल्टेन ओर, क्लियर। और यहाँ पर मैंने मॉल्टेन ओर में लिया है रॉक सॉल्ट, यानी मॉल्टेन रॉक सॉल्ट ये मैंने लिया है ना। जैसे ही करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, ये चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया जाता है तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। तो पहला काम तो होता है कि मॉल्टेन ओर में मौजूद NaCl अपने रिस्पेक्टिव आयंस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। नेचुरली जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब कैथोड के पास क्या होगा और एनोड के पास क्या होगा ये मैं बताती हूँ। तो जब एनोड के पास ये हमारा क्लोराइड आयन जाता है तो ये क्लोराइड आयन क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, लूज कर देता है। और एनोड के पास क्या होता है, एट एनोड क्या होता है, ये क्लोराइड यानी कि दो क्लोराइड आयन, यहाँ मैंने 2Cl माइनस चार्ज लिखा है, ये शो कर रहा है 2 क्लोराइड आयन, मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। 2 क्लोराइड आयन क्या करता है, अपने माइनस, अब चूंकि 2 क्लोराइड आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये दोनों क्लोरीन का जो एटम होगा वो आपस में मिलके बना देगा क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ जाएगा हवा में, क्लियर। तो यदि पूछा जाए कि एनोड के पास क्या हुआ, ठीक है, तो जो क्लोराइड आयन है यानी जो भी हमारा नेगेटिव आयन रहेगा, ये जनरली क्लोराइड आयन या ऑक्साइड आयन में पाए जाते हैं। तो या तो क्लोराइड आयन हो या ऑक्साइड आयन हो, ये अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ। यहाँ पर आने के बाद ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये दोनों मिलके बना देगा क्लोरीन गैस। यदि ऑक्सीजन है तो बना देगा ऑक्सीजन गैस और फिर ये उड़ जाएगा हवा में, यानी गैसियस फॉर्म है तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए आ गया कैथोड के पास ना। यहाँ पर हमारा सोडियम आयन मौजूद है तो कैथोड के पास क्या होगा, ये सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा और बना देगा सोडियम मेटल, क्लियर। कैथोड के पास क्या हुआ कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लिया, या अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो 2 सोडियम मेटल, 2 सोडियम आयन इसे लिया और ये इसने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, यानी ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्योंकि रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पर कैथोड के पास क्या हुआ कि सोडियम आयन यानी जो भी हमारा पॉजिटिव आयन बनेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वो कैथोड के पास जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो मेटल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इसका एक्सट्रैक्शन होता है। यहाँ जो मेटल बनता है वो बनता है 100% प्योर मेटल और इसी वजह से यहाँ पर रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मॉल्टेन ओर ही क्यों यूज करते हैं, मॉल्टेन ओर ही इसमें क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट इट्स एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये आयोनिक कंपाउंड है या ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसे जब हम लोग पानी में घोल देंगे तभी तो ये करंट ये आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होने के बाद सेम रिएक्शन हमारा होगा। तो फिर एक्वस सॉल्यूशन यहाँ यूज क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं
नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो जैसे ही ये हाईली रिएक्टिव मेटल बनेगा, ये क्या करेगा, तुरंत वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, क्योंकि जब वाटर में से भी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करवाएंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा अपने हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन में, वो आयोनाइज हो जाएगा। ये सोडियम क्या करेगा, चूंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये तुरंत इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो मेटल चाहिए, हम लोगों को उसका कोई अदर कंपाउंड थोड़े ना चाहिए। दैट्स व्हाई वी शुड यूज molten ore, not aqueous solution of that ore. Clear? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रिडक्शन करवाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही क्यों करवाया? Why we use इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? हम लोग चाहते तो किसी दूसरे एलिमेंट जैसे कार्बन और एल्युमिनियम, ठीक है, इनके साथ भी तो इनका रिडक्शन करवा सकते थे इन सारी चीजों को। जैसे इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन को यूज करके हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। चलिए, एल्युमिनियम तो हम लोगों का इसी ग्रुप में आ रहा है, कार्बन को यूज करके ही हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। तो क्यों हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ रहा है, क्यों हम लोग कार्बन यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। दैट्स व्हाई they have high affinity, they have high affinity of oxygen and chlorine with respect to carbon. इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन, इसलिए यहाँ पर हम लोग कार्बन यूज करेंगे तो रिडक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। जैसा मैंने बताया, जिंक, आयरन, टिन, लीड, इन चारों को हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं इन द मेटलर्जी। और जनरली ये फाउंड किए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आइदर अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में या अपने कार्बोनेट ओर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम, क्योंकि जब सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर की बात करते हैं हम लोग, तो रिडक्शन यदि मेटल ऑक्साइड से किया जाए तो वो आसान होता है हमारे लिए रिड्यूस करना उसे। इसलिए इस प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है कि इसके सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो पहले हम लोग वही पढ़ेंगे इसमें, क्लियर। तो इसमें अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ओर, आइदर इट इज सल्फाइड या कार्बोनेट, ये दो प्रकार की मेथड हम लोग यूज करते हैं। नंबर 1 है कैल्सिनेशन, Kc फॉर कैल्सिनेशन एंड C फॉर कार्बोनेट। आप लोग इसे याद करने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा कार्बोनेट ओर होता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है जिंक कार्बोनेट का, तो यदि कार्बोनेट होता है उसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसे हीट किया जाता है। अब देखिए क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट में तो पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इसे ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अब कार्बोनेट में से CO3 में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, बचा क्या हमारा ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बोनेट ओर को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड वन इज रोस्टिंग। रोस्टिंग हम लोग तब करते हैं जब हमारा ओर सल्फाइड ओर होता है। अब देखिए यहाँ पर सल्फाइड के साथ कोई ऑक्सीजन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। एंड इसी तरह से हमारा रोस्टिंग का डेफिनेशन तैयार हो जाता है, द प्रोसेस बाय विच सल्फाइड ओर ऑफ मेटल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस तरह से जिंक ऑक्साइड हमारा बन जाता है और ये सल्फर इस ऑक्सीजन को लेके बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारा सल्फाइड ओर था या कार्बोनेट ओर था, उसमें मौजूद जो मेटल था वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि भाई रिडक्शन के ही प्रोसेस से हम लोग करते हैं, निकालते हैं मेटल्स को। तो कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन करवाने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कोक। कोक में 100% कार्बन मौजूद होते हैं। क्या किया जाता है, इस मेटल ऑक्साइड को लिया जाता है, उसे कोक के साथ मिक्स कर लिया जाता है और फिर उसे फर्नेस में डाल दिया जाता है, यानी वहां उसे हीट किया जाता है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन यानी मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ मिलके बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चूंकि ये गैस है, ये रिलीज हो जाता है और हमारा मेटल जो हम लोगों को लेना था वो मिल जाता है। बट यहाँ जो मेटल मिलता है वो इम्प्योर मिलता है, हम लोगों को इसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो प्यूरिफिकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो सेकंड चीज यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन, फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, वो यूज होता है एल्यूमिनियम। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स तो पढ़ा ही होगा। तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम लोग उन मेटल से कहते हैं जो कि एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सारे मेटल्स को हम लोग एल्यूमिनियम के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। साथ में एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जब मेटल रिड्यूस होता है तो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, और इतना हीट निकलता है कि ये इस हीट के द्वारा जो हमारा मेटल रहता है ना वो लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। जैसे हम लोगों ने आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया, इससे हम लोगों को आयरन निकालना है, तो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ मिक्स किया और इसे हीट किया। हीट तो इसे भी करेंगे, बट हीट करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो मेटल मिलेगा उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना हीट करते हैं उससे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर निकलने लगता है। और इसमें जो मेटल मिलता है, देखिए मैंने यहाँ लिक्विड लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ जो आयरन मिलेगा वो मिलेगा मोल्टेन आयरन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्मिट रिएक्शन। तो व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका इक्वेशन भी पूछा जाता है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। थर्मिट रिएक्शन तब होता है जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, और आप लोगों को सिर्फ एक ही इक्वेशन इसमें पढ़ना है। और इस मोल्टेन आयरन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग जो किया जाता है ब्रोकन आयरन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं ट्विस्ट करके एग्जाम में कि भाई एक रेलवे ट्रैक हमारा क्रैक हो गया या कोई आयरन ऑब्जेक्ट क्रैक हो गया, तो किस रिएक्शन के द्वारा हम लोग उसे जोड़ सकते हैं, यानी उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग में कौन सा रिएक्शन आता है, हमारा थर्मिट रिएक्शन आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में ट्विस्ट करके आते हैं। थर्ड है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कॉपर एंड मर्क्यूरी के बारे में। जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसके पहले वाला हम लोगों ने समझ लिया है। तो सल्फाइड ओर में के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होगा, रोस्टिंग, ठीक है। हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग में हम लोग इसके ओर को लेंगे, सल्फाइड ओर को लेंगे, जैसे मैंने यहाँ सीने बार लिया है, ठीक है। इसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे हीट किया जाएगा एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैसियस फॉर्म में है, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है, मेटल ऑक्साइड को सिंपली हम लोग हीट करते हैं, और इसमें जैसे ही हीट करते हैं, चूंकि ये इतना लेस रिएक्टिव होता है, इतना लो रिएक्टिव होता है कि ये तुरंत ऑक्सीजन से डिटैच हो जाता है। यहाँ रिडक्शन इजिली हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीट एलोन। जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम लोगों ने यहाँ हीट किया एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हम लोगों को मर्क्यूरी मेटल मिल गया और ऑक्सीजन चूंकि गैस है वो रिलीज हो गया। तो इस तरह से ये मेटल हमारा मिल गया। तो हम लोगों ने हाई रिएक्टिव
मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, तीनों तरह के मेटल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है हम लोगों ने अभी सीख लिया। हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो पढ़ लिया कि कैसे ओर से मेटल्स निकाला जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्योर फॉर्म में था, उसके प्यूरिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। बट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया वो इम्प्योर फॉर्म में था, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई थी। तो हम लोगों को अब ये पढ़ना है कि उसे रिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को जो मेटल चाहिए वो प्योर फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग अब यही पढ़ने जा रहे हैं कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, डायग्राम के द्वारा मैं बताऊंगी और कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड इस वीडियो का फाइनल टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो मैं पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए बना रही हूँ। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मैंने सिर्फ डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाया है। एग्जाम में ये डायग्राम आप लोगों को नहीं बनाना है, बट मैंने नोट्स में बना रखा है, क्योंकि यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हो और गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आप इजीली लिख लोगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं बेटा, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता है। मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिलेबस कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स मिला वो इम्प्योर मेटल था। तो हम लोग यहाँ रिफाइनिंग के लिए बहुत सारा मेथड होता है, बट हम लोग यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कैसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग रिफाइन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में इसमें क्वेश्चन एक छिपा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और बैटरी होना चाहिए। अब नेचुरली बैटरी है या सेल है तभी हमारा एनोड और कैथोड भी है। क्लियर? ये हम लोग जान चुके हैं। तो कौन किस चीज का बना हुआ है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जो एनोड रहता है वो बना हुआ रहता है इम्प्योर मेटल का। मैं इसमें बताऊंगी एग्जांपल लेकर कॉपर का, कि कैसे कॉपर को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, वैसे ही आप किसी का भी पढ़ सकते हैं, बट आपको सिलेबस में कॉपर का ही पढ़ना है। आपके बुक में कॉपर का है और एग्जाम्पल भी मैंने इसी का लिया है। बाय द वे, अगर ये पूछा जाए कि एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल में एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है इम्प्योर मेटल का। जैसे मैंने कॉपर लिया है तो ये कॉपर मेटल का ही है, बट यहाँ पर इम्प्योर मेटल है जिसका प्यूरिफिकेशन करना है। ये थिक होता है, ये मोटा होता है। देखिए मैंने डायग्राम में भी इसे शो किया है। ये पहला पॉइंट था आपका। सेकंड, कैथोड किसका बना हुआ रहता है, कैथोड उसी मेटल का बना हुआ रहता है। जैसे मुझे कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो कॉपर का ही बना हुआ रहेगा कैथोड, यानी उसी के प्योर मेटल का बना हुआ रहेगा, बट ये थीन होगा। एनोड थिक होगा और हमारा कैथोड थीन होगा। क्लियर? आप पॉइंट वाइज बस धीरे धीरे समझिए। नेक्स्ट, तो एनोड हमारा हो गया, कैथोड हमारा हो गया। नेक्स्ट बारी आती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो अब इलेक्ट्रोलाइट किसे रखा जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को लेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी अगर कॉपर को मैंने यहाँ पे प्योर करना है तो हम लोगों ने कॉपर के ही सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है और उसे थोड़ा सा एसिडिफाई कर लिया है, यानी उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने लिया है एसिडिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल। जिसे प्योर करना है उसी मेटल का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया है। जैसे इस डायग्राम में मैंने कॉपर के प्यूरिफिकेशन को दिखाया है, तो कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ क्या रोल है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट करवाने में मदद करता है। तो कौन चीज क्या बना है ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं कि क्या होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ क्या होगा, चूंकि ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है,
ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में छूट जाएगा। पहला काम तो यही होगा, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसका रिस्पेक्टिव आयन क्या है? कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। दूसरा काम क्या होगा? एनोड में, यानी एनोड किसका बना हुआ? मैं कॉपर की बात कर रही हूँ, इम्प्योर कॉपर मेटल है एनोड बना हुआ मेरे डायग्राम में। तो एनोड में क्या होता है कि एनोड में कॉपर रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर आयन में रिलीज हो जाता है और चला आता है कहाँ? इस सॉल्ट सॉल्यूशन में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी के अंदर से आते हैं। इम्प्योर मेटल का जो बना हुआ एनोड है उसमें क्या हुआ? जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया, इसमें मौजूद कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और कॉपर आयन में टूट जाता है और ये कॉपर आयन चला आता है इस सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर अपने पाथ से फ्लो करते हुए चला आया कैथोड के पास। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर आयन चला आया कैथोड के पास और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आया था एनोड टू कैथोड, उस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिसीव कर लिया। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया और रिडक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा? देखिए मैंने एरो जो दिया, आप उस एरो को समझिए। कॉपर आयन आया कहाँ से? सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसने कैथोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ, फिर ये कॉपर मेटल के फॉर्म में आकर कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। ये प्रोसेस लगातार अगेन एंड अगेन चलते रहता है और ग्रेजुअली क्या होता है कि ये जो एनोड है ये थीनर एंड थीनर होते जाता है, ये खूब पतला और पतला होते जाता है। चूंकि कॉपर का डिपोजिशन कैथोड पर हो रहा था तो ये थीकर एंड थीकर यानी ये मोटा और मोटा होते जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक हमारा पूरा इसमें का कॉपर जो मौजूद है वो आकर यहाँ डिपॉजिट ना हो जाए। क्लियर? ये हमारा प्रोसेस था। अब उस इम्प्यूरिटीज का क्या? आखिर जो भी इम्प्यूरिटीज इसमें मिले हुए थे उसका क्या हुआ इस पूरी कहानी में? तो इम्प्यूरिटीज 2 प्रकार के थे। क्लियर? जो हाईली रिएक्टिव थे या जो मोर रिएक्टिव थे, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स थे विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर। ठीक है? यानी जिसे हमें प्योर करना है उससे जो मोर रिएक्टिव मेटल्स था वो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो क्या करेगा? जैसे आयरन आया उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसने आयरन सल्फेट बना लिया। तो यदि इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू वो मेटल जिसे प्योर करना है, वो क्या करेगा? उसे डिस्प्लेस करेगा और वो सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होके रह जाएगा। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर या जिस मेटल को हमने प्योर करना है उसका क्या होगा? वो क्या करेंगे? एनोड के नीचे वो इकट्ठा हो जाएंगे। इस तरह से जो मैंने यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, ये एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और जिसे कहा जाता है एनोड मड। जैसे यहाँ पे मान लिया कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये दोनों तो कॉपर से लेस रिएक्टिव है ना, तो अगर कॉपर में ये मिले हुए हैं तो वो एनोड के नीचे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। क्लियर? और उसे ही हम लोग कहेंगे एनोड मड। तो ये पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन का हमारा प्रोसेस था। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? आखिर इसका क्या यूज है? अब देखिए यूज तो हमारा यही आ गया। सबसे पहला काम हमने रिफाइन किया कंसर्न्ड मेटल को। कंसर्न्ड मेटल यानी जिस मेटल जो मेटल हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमने उसका प्यूरिफिकेशन किया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमें मोर वैल्यूएबल मेटल मिल गया अचानक से,
मोर वैल्यूएबल मेटल मिल गया। अब जैसे कॉपर की रिफाइनिंग में हमें अचानक से सिल्वर एंड गोल्ड मिल जाते हैं, तो ये हमें तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना, वाह वाह बल्ले बल्ले, हमारे तो बहुत फायदे हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ अदर वैल्यूएबल मेटल्स हम लोगों को मिल जाते हैं, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, जो कि इम्प्योरिटीज की जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये दो फायदे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, और इस तरह से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किया जाता है, जो भी मेटल्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, और आप लोगों के लिए एकदम न्यू टॉपिक था, क्योंकि अभी तक मैं जो भी पढ़ाती आ रही थी वो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा था, बट ये आपके लिए बहुत ही न्यू टॉपिक था। नोट्स आप लोगों को मैंने दे दिया है, आप लोग नोट्स को अपने नोटबुक में उतार लीजिए, वीडियोस को देखिए, समझते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और आगे के टॉपिक को जानते रहिए। आगे के टॉपिक को शुरू करने के पहले बाय।